हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम लाइट प्रकाश इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सबसे पहले जो लाइट होती है वो एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग में जो तरंग की गति की दिशा होती है वो तरंग के कंपनों की दिशा के लंबवत होती है। जो कंपन होते हैं उनकी दिशा के लंबवत दिशा होती है तरंग की गति की, ठीक है। उसे अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, जिसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो लाइट है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो लाइट का तरंग दैर्घ्य होता है वो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है, पूछा जा सकता है। जो प्रकाश है इसका ज्ञान हमें आँखों द्वारा प्राप्त हो सकता है, और जो प्रकाश तरंगें होती हैं वो एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, ठीक है। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या करता है, जैसे कि परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, सीधी रेखा में गमन हुआ, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण। ये जो चीज़ें हैं ये विद्युत चुंबकीय जो तरंग का सिद्धांत है वो बताता है, ठीक है। प्रकाश तरंग का संचरण कंपनशील कणों के लंबवत होता है, मैं बता चुका हूँ। जो लंबवत होगा तभी इसको अनुप्रस्थ बोला जा रहा है, ठीक है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं, परंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ये जो पॉइंट है ये मैं ध्वनि वाले टॉपिक में भी बता चुका हूँ। ध्वनि और प्रकाश ये जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो केवल चाल चेंज होती है, और तरंग दैर्घ्य जिसे लैम्बडा में डिनोट करते हैं वो चेंज होती है। आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति चेंज नहीं होती है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपसे, है, ठीक है। और आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ऑप्शन में तरंग दैर्घ्य दिया हुआ होगा और आवृत्ति दी हुई होगी, तो आप तरंग दैर्घ्य कराओगे। हमसे पूछा जाएगा कि कौन अपरिवर्तित रहता है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। डी ब्रोगली द्वारा प्रकाश का द्वैत सिद्धांत दिया गया था। प्रकाश के दो रूप होते हैं, पहला तरंग स्वरूप जो कि उसके परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन के गुण को दिखाता है, और कण स्वरूप प्रकाश विद्युत प्रभाव को दिखाता है, ठीक है। दो गुण होते हैं प्रकाश के, तरंग रूप में भी हो सकता है और कण स्वरूप में भी हो सकता है। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है और कॉम्पटन सिद्धांत है, कॉम्पटन इफेक्ट भी आपने देखा होगा, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा होगा, नाम सुना होगा। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन सिद्धांत इसको तरंग स्वरूप नहीं बता सकता, और परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन को कण स्वरूप नहीं बता सकता। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कोई भी वस्तु जिस रंग को परावर्तित करती है वह उसी रंग की दिखाई देती है, ये आपको याद रखना है। यानी कि किसी वस्तु पर जिस प्रकार के रंग को वो परावर्तित करेगी वैसा ही रंग उस वस्तु का दिखाई देने आपको लगेगा। जब एक श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से पार कराया जाता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब किसी प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश को निकाला जाता है तो वह कुछ 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे कि क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, और आपको ये भी याद रखना है कौन कौन से कलर होते हैं वो। बाइवग्योर इस नाम से आप याद रख सकते हो, बाइवग्योर शॉर्ट ट्रिक है ये, बाइवग्योर। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। डिस्पर्सन इस घटना को बोला जाता है, प्रिज्म से वाइट लाइट के प्रकाश का अन्य रंग के कलर में टूटना। इंद्रधनुष का निर्माण इसी सिद्धांत पर होता है, पूछा जा सकता है। इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वो प्रकाश के डिस्पर्सन सिद्धांत पर ही होता है, वर्ण विक्षेपण सिद्धांत पर, ठीक है। इंद्रधनुष दो प्रकार का हो सकता है, पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीय। पूछा जाता है टॉपिक, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें क्या होता है, 2 बार तो अपवर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन। लाल सबसे ऊपर होता है, बैंगनी सबसे नीचे होता है। जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें लाल सबसे ऊपर और बैंगनी सबसे नीचे होता है, ठीक है। अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणें 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन के बाद प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है,
इसमें लाल रंग बाहर की ओर होता है और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। ठीक है, जो अंदर वाली बैंगनी किरण है वो अपनी आँखों पर 40 डिग्री और 8 मिनट का कोण बनाती है, बैंगनी कलर। और जो लाल रंग की किरण है वो हमारी आँखों पर 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। दोनों, एक तो 40 डिग्री 8 मिनट का बनाएगी बैंगनी किरण, और लाल किरण 42 डिग्री 8 मिनट का एंगल बनाती है हमारी आँख पर। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें 2 बार अपवर्तन होता है, 1 बार परावर्तन होता है, लाल बाहर होता है और बैंगनी अंदर होता है। द्वितीयक अपवर्तन में क्या होता है, 2 बार ही तो अपवर्तन होता है और 2 बार ही परावर्तन होता है। इसमें बैंगनी ऊपर आ जाता है और लाल नीचे चला जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो कोण बनाते हैं, जो बैंगनी रंग है वो कोण बनाता है 54 डिग्री और 52 मिनट का। ठीक है, और जो लाल रंग कोण बनाता है वो बनाता है 50 डिग्री और 8 मिनट का। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, द्वितीयक इंद्रधनुष में, द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला होता है। इसके अलावा बैंगनी रंग की आवृत्ति, ऊर्जा तथा विचलन मैक्सिमम होता है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम होती है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम होती है। अब प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाओं को पढ़ेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी पृष्ठ से या फिर किसी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे कि ये कोई सतह है, इससे कोई प्रकाश की किरण टकराई और उसी एंगल पर वापस चली गई। ठीक है, तो उसको प्रकाश का परावर्तन बोला जाएगा। परावर्तन में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, ये तीनों ही अपरिवर्तित रहते हैं। ना तो चाल चेंज होती है, ना ही तरंगदैर्घ्य और ना ही आवृत्ति। ठीक है, इसके 2 नियम होते हैं परावर्तन के। मेनली 2 नियम होते हैं कि जो आपतन कोण होता है आई, वो होता है बराबर के परावर्तन कोण। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है परावर्तन का। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, तारों का चमकना, ये सब परावर्तन के नियम के कारण होता है। तारों का चमकना अपवर्तन का एग्जाम्पल है, ना कि परावर्तन का। ठीक है, परावर्तन के प्रकार देख लेते हैं हम। एक होता है नियमित परावर्तन, जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराकर एक निश्चित दिशा में परावर्तित होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जब विभिन्न दिशाओं में होता है तो उसे विसरित या फिर डिफ्यूज्ड परावर्तन कहते हैं। ठीक है, समतल दर्पण से परावर्तन का नियम हम देखते हैं। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है समतल दर्पण वाला। ठीक है, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बने वस्तु रखी हुई होगी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। और जो समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो आपका काल्पनिक होता है, काल्पनिक। ठीक है, इसके अलावा वस्तु के बराबर होता है और उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा और बराबर, ये आपको याद रखना है। समतल दर्पण से काल्पनिक, उल्टा और बराबर प्रतिबिंब बनता है और उतनी ही दूरी पर बनता है। यदि कोई व्यक्ति बी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2B चाल से आता हुआ दिखाई देगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समतल दर्पण की साइड यदि कोई व्यक्ति B चाल से आ रहा है तो जो दर्पण है उसको 2B चाल से आता हुआ दिखाई देगा। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री कोण से घुमा दिया जा रहा है तो जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा डिग्री कोण से घूम जाएगी। यदि आपतित किरण नियत है, यानी कि एंगल तो नियत है, लेकिन यदि दर्पण को ही घुमा दिया जाए थीटा डिग्री से तो जो किरण है वो 2 थीटा डिग्री से घूम जाएगी। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लगभग आधी वस्तु की लंबाई होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो कोई समतल दर्पण है, उससे वस्तु की हाफ लंबाई तो होनी चाहिए यदि आपको पूर्ण प्रतिबिंब देखना है। यदि आपको पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो जो वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी लंबाई होनी चाहिए किसकी, समतल दर्पण की। यानी कि वस्तु इतनी लंबी है तो उसकी पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई आधी होनी चाहिए। इसके अलावा
यदि दो समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण पर झुके हुए हों तो प्रतिबिंबों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि 360 बटे थीटा एक सम संख्या है तो प्रतिबिंबों की संख्या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए 360 अपॉन थीटा माइनस 1 होगी। जैसे कि यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हों, ठीक है, और उनके बीच में जो झुके हुए समतल दर्पण हैं उनसे हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 360 अपॉन थीटा, 360 में 90 का भाग दिया, 4 आया, 4 एक सम संख्या है और यदि सम संख्या आती है तो 4 - 1 इक्वल टू 3 प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। यदि जैसे कि 40 डिग्री कोण पर झुके हुए माने 360, 40 का भाग दिया, कितना आया, 4 नाम 36, 9 प्रतिबिंब आया। यदि विषम संख्या होती है तो विषम ही बनेंगे, यदि 9 आया तो 9 बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि 360 अपॉन थीटा एक विषम संख्या हो और वस्तु दोनों दर्पणों के बीच कोण समद्विभाजक पर हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n होगी 360 - 1। जैसे कि यदि 40 डिग्री पर कोण पर झुका हुआ है 360 अपॉन 40, ठीक है। इसके अलावा जो 20 डिग्री है उस पर कोई वस्तु रखी गई है, 20 डिग्री पर कोई वस्तु रखी गई है तो 360 में 40 का भाग दिया यानी कि 9, लेकिन प्रतिबिंब इनके बीच, वस्तु बीच में रखी हुई है 20 डिग्री पर, तो 9 में से 1 यानी कि 8 प्रतिबिंब बनेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि जो वस्तु है वो दोनों दर्पण के बीच में रखी हो, जैसे 40 डिग्री का एंगल है उनके बीच में और वस्तु रखी हो 20 डिग्री पर, तो उनमें से 1 घटा देंगे, 9 में से 1 8, ठीक है। यदि 360 अपॉन थीटा एक भिन्न संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या उसके पूर्णांक के बराबर होगी, ये भी आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है।